पाठ करते हैं। और पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे मीनाक्षी टेम्पल का वर्णन। मीनाक्षी टेम्पल में माँ जाती है और विभिन्न जगह दीप प्रज्वलन करती है, कहीं पर जो करने का रहता है वो करती है और खूब आनंदित होती है। आगे का वर्णन इस तरह से है जो पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आशुतोष लिखते हैं, माँ के साथ रहते हैं, इसके लिए वो जो देखे वही ये पुस्तक के रूप में यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होती है। 1 मील दूर तिरुमल नायक का राजभवन भी दर्शनीय है। भवन पत्थरों से बना हुआ और मजबूत है। पत्थर के इस भवन की छत अद्भुत खुदाई से युक्त 125 स्तंभों पर टिकी है। अब इसमें जज की अदालत आदि कई सरकारी दफ्तर है। जज के बंगले के पास एक अति विशाल वृक्ष है जिसका तना करीब 70 फीट चौड़ा और शाखाएं लगभग 180 फीट तक फैली है। इस महल से 1.5 मील पूर्व की ओर रामेश्वरम के पैदल रास्ते के पास तेप्पनकुलम नाम का एक बृहद सरोवर है। यह हर ओर से 1200 गज चौड़ा, चारों ओर पत्थर से बने भवनों से घिरा और जगह जगह पत्थरों से निर्मित घोड़ों, मयूरों आदि की मूर्तियों से सुशोभित है। सरोवर के बीच में चारों ओर पत्थर से बना एक द्वीप है। इसके बीच में 2 मंजिला मंदिर और चारों कोने पर खुदाई के काम से युक्त 4 छोटे छोटे मंदिर हैं। ग्रीष्मकाल में जल यात्रा उत्सव के समय संध्या के बाद मीनाक्षी देवी के साथ सुरेंद्रेश्वर स्वामी इस सरोवर में आकर नौकारोहण द्वारा इस द्वीप के चारों ओर भ्रमण करते हैं। उस समय सरोवर के चारों ओर 1 लाख दीप जलाए जाते हैं। रामेश्वर जाते तथा लौटते समय माँ इन स्थलों को देखकर बड़ी आनंदित हुई थी और बोली, ठाकुर की कैसी ये सब लीलाएं। अगले दिन दोपहर में रेलगाड़ी से चलकर अपराह्न में हम पाम्बन प्रणाली या हरबाला की खाड़ी के किनारे पहुँचे। रेल यहीं तक जाती है। स्टेशन का नाम मंडप है। एक छोटे स्टीमर द्वारा खाड़ी को पार करके हम रामेश्वर द्वीप पहुँचे। आजकल इस खाड़ी पर रेलगाड़ी चलती है, पर तब तक सेतु के कुछ ही स्तंभ बने थे। त्रेता युग में नल द्वारा निर्मित करीब 2 से 3 मील चौड़ा और 60 मील लंबा वह सेतु आज भी समुद्र के तट के उच्च पल्ली से लंका तक दिख पड़ता है। बीच में 2-3 स्थानों पर टूट जाने से अब इस पर आना जाना नहीं होता। उच्चपल्ली से खड़िका या हरबला की खाड़ी तक 11 मील का एक अंश अब भी भारत के अधीन है। इसके बाद 2 मील टूटा है। इसी को पावन पास कहते हैं। शायद जहाज़ों के आगमन के लिए बाद में इस अंश को तोपों से उड़ा दिया गया था। आज भी समुद्र के बीच बीच में उभरे बड़े बड़े पत्थरों को देखकर लगता है कि श्री राम का सेतु पत्थरों से ही बना था। पावन खाड़ी के बाद 3-4 मील चौड़ा और 24 मील लंबा रामेश्वरम द्वीप है। इसके बाद फिर करीब 3 मील टूटा है, जहाँ ज्वार के समय पानी रहता है, पर भाटे के समय बीच बीच में बालू तथा पत्थर उभर आते हैं। इसके बाद फिर 18 मील लंबा और 2.5 मील चौड़ा सेतु का एक और अंश है। इसे मन्नार द्वीप कहते हैं। इस पर एक दुर्ग तथा नगर और बहुत से लोगों के मकान है। इसके बाद फिर
2 मील टूटा हुआ है, जिसे पार करते ही लंका है। यहाँ भी पानी बड़ा कम है, इतना कम कि भाटे के समय द्वीप से पशु तथा मानुष पैदल चलकर लंका पहुँच जाए। पहले लोग इस सेतु से आते जाते थे, परंतु 1484 ईस्वी में समुद्र की लहरों के आघात से इसके टूट जाने पर आवागमन बंद हो गया। इस सेतु के दोनों ओर समुद्र का पानी कम है और बीच में बालू तथा पर्वत है। इस कारण इसमें केवल छोटी नावें ही चल सकती है। माँ यह सब देख सुनकर बोली, देखते हो ना बेटा, किस युग के अवशेष आज भी बचे हुए हैं। स्टीमर से हम लोग रामेश्वर द्वीप के जिस जगह पहुँचे उसे पामन या पावन बंदर कहते हैं। इस बंदरगाह से कई स्टीमर कोलंबो, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि स्थानों को आते जाते रहते हैं। यहाँ समुद्र के किनारे साहबों के 3-4 बंगले, कुछ माल गोदाम तथा एक धर्मशाला भी है। हम लोग इस बंदर से फिर रेल द्वारा रात के लगभग 11 बजे रामेश्वरम स्टेशन पर पहुँचे और पंडा गंगाराम पीताम्बर द्वारा निर्मित एक 2 मंजिले मकान में ठहरे। स्टीमर से उतरकर रामेश्वरम द्वीप की रेलगाड़ी में चढ़ते समय माँ को पकड़कर चढ़ाना पड़ा और इस कारण हमारी एक पोटली खो गई। रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर ब्राह्मणों या पंडों के 50-60 परिवार रहते हैं। अन्य जातियों के लोग भी हैं। यहाँ पर हर संप्रदाय के साधुओं का मठ है। यह स्थान एक छोटे नगर जैसा है। बाजार में सभी चीज़ें मिलती है। कुछ धर्मशालाएं तथा पंडों द्वारा बनवाए गए कुछ यात्री निवास भी है। ये पंडे उत्तर भारतीय भाषाएं नहीं जानते, अतः कार्य में सुविधा की दृष्टि से 2-1 उत्तर भारतीय कारिंदे रहते हैं। रामेश्वरम में सर्वत्र कुओं का मीठा पानी मिलता है। जलाभाव नहीं है। द्वीप बालुकामय है और बबूल के वृक्षों से भरा है। खेती नहीं होती। अधिकांश द्वीपवासी आजीविका हेतु दान पर निर्भर हैं। द्वीप मदुरई जिले के अंतर्गत आता है तथा रामनाथ नरेश की जमींदारी में पड़ता है। उस रात हम लोग राजपथ से ही रामेश्वरम को प्रणाम कर अपने निवास स्थान पर जाकर ठहर गए। अगले दिन सुबह समुद्र स्नान के बाद यथारीति उपयुक्त देवी देवताओं के दर्शन के बाद हम रामेश्वरम के स्थान पर पहुँचे। बालू का पत्थर से बनी रामेश्वरम की लिंग मूर्ति कुंड के बीच में है। लिंग एक खूब छोटे से कुंड के ऊपर लगभग आधा हाथ ऊंचा है। यह कठोर पाषाण का नहीं है। बालुआ पत्थर का होने के कारण उसे सर्वदा स्वर्ण मुकुट से ढककर रखा जाता है और मुकुट के ऊपर ही जलाभिषेक तथा पूजा आदि की जाती है। तो भी सुबह गंगा जल से प्रथम स्नान के समय मुकुट को उतार दिया जाता है। उस समय वास्तविक मूर्ति के दर्शन होते हैं। रामनाथ के राजा स्वामी जी के शिष्य हैं और रामेश्वरम द्वीप के उन्हीं के राज्य के अंतर्गत होने के कारण राजा ने पहले से ही कहला भेजा था कि उनके गुरु की गुरु परम गुरु देव दर्शन के लिए आ रही है। उनके लिए भली भांति सारी व्यवस्था कर दी जाए। एक दिन माँ तथा उनके सभी भक्तों ने स्त्री अथवा पुरुष पंडों से 1.25 रुपये प्रति तोले के हिसाब से गंगोत्री का जल खरीदकर बाबा का मुकुट हटवाकर अपने हाथों से वह जल डाला और सोने के बेलपत्रों से बाबा के कक्ष में जाकर उनकी पूजा की। शशि महाराज ने माँ की पूजा के लिए पहले से ही 108 सोने के बेलपत्र गढ़वा कर रख लिए थे। हम लोगों ने यथारीति 3 रात रामेश्वरम निवास, समुद्र में स्नान और बाबा की पूजा तथा आरती के दर्शन किए। तीसरे दिन माँ ने विशेष रूप से बाबा की पूजा की और
कथक के मुंह से पांडे लोगों की पोथी में लिखी रामेश्वरम की कथा सुनकर उन लोगों को भोजन कराया। माँ ने हाथ में सुपारी तथा पैसे लेकर कथा सुनी और सुनने के बाद उन्हें देकर प्रणाम किया। हर पांडे को उन्होंने जल का एक एक घड़ा भी दान किया। जिस दिन माँ ने रामेश्वरम को गंगोत्री के जल से स्नान कराया तथा सोने के बेलपत्रों से उनकी पूजा की, उस दिन सर्वप्रथम उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के मस्तक को अपने हाथों से बाबा का स्पर्श कराया और उनसे स्नान तथा पूजा कराने के बाद ही स्वयं किया था। उसके बाद गोपाल माँ, गुलाब माँ, छोटी मामी और राधू ने स्नान कराया तथा पूजा की। रामेश्वरम से 14-15 मील दूर द्वीप के अंतिम छोर पर सुप्रसिद्ध धनुष कोटि या धनुष तीर्थ है। इस स्थान तक रेल जाती है। पैदल जाने पर 2 दिन और नाव से प्रायः 3 घंटे लगते हैं। वहाँ पांडवों के केवल 4-5 घर है। यहाँ स्नान, दान तथा श्राद्ध आदि और सोने चांदी के तीर धनुष से समुद्र की पूजा की जाती है। माँ ने अपनी तरफ से कृष्णलाल तथा मुझे सोने चांदी के तीर धनुष देकर रेलगाड़ी से वहाँ भेजा। हम लोग यथारीति समुद्र की पूजा कर आए। धनुष तीर्थ में परस्पर विरोधी इन 2 समुद्रों के इस मिलन में उग्र तथा शांत भाव का सम्मिलन दिखाई देता है। एक दिन मंदिर के व्यवस्थापकों द्वारा मणि कोठा रत्नागार खोलकर माँ को दिखाया गया। प्रकोष्ठ के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था, परंतु उस क्षण उस तीक्ष्ण आलोक में भी पूरा कमरा तथा अलंकार आदि झलमला रहे थे। उसे देखकर माँ अत्यंत आनंदित हुई। रामेश्वरम में 3 रात निवास करने के बाद हम लोग मदुरई लौट आए। वहाँ हमने 1 दिन निवास किया और शशि महाराज का एक व्याख्यान भी हुआ। अगले दिन वहाँ से विदा लेकर हम लोग पुनः चेन्नई लौट आए। चेन्नई में कुछ दिन रहने के बाद श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। उत्सव के दौरान ठीक बंगाल की ही भांति मद्रासी कीर्तनियों के दल मठ में आने और गाने लगे। ठाकुर की जन्मतिथि पूजा के दिन शशि महाराज की प्रेरणा से ही 2 भक्तों ने माँ से दीक्षा ली। अब तक चेन्नई में जो भक्त माँ से दीक्षित हुए उसमें एक महिला प्रमुख थी। दीक्षा के बाद वे 3 रात माँ के साथ रही और आनंदपूर्वक बंगाली भोजन ग्रहण किया। इन्हें माँ का विशेष स्नेह मिला था। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद बेंगलोर मठ के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी निर्मलानंद तुलसी महाराज चेन्नई आए। उनके अत्यंत आग्रह पर माँ बेंगलोर गई। बेंगलोर के मठ में माँ ने ठाकुर के शयन कक्ष में 3 रात निवास किया। उनके साथ ही अन्य भक्त महिलाएं मठ के अन्य कमरों में ठहरी। इन 3 दिनों के लिए पुरुष भक्तों को ठहराने के लिए एक मठ प्रांगण में तंबू लगाकर रखा गया। बेंगलोर में प्रतिदिन दल के दल भक्त माँ को प्रणाम करने आते। कभी कभी तो उनके लाल फूलों का स्तूप सब बन जाता। मठ की भूमि में चंदन का वृक्ष और एक छोटी पहाड़ी देखकर माँ बड़ी आनंदित हुई और तुलसी महाराज के अनुरोध पर उन्होंने इस पहाड़ी पर पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठकर जप भी किया था। बेंगलोर बड़ा सुंदर नगर है। सड़कें अत्यंत साफ सुथरी है। रात में बिजली के प्रकाश में वहाँ की ऊंची नीची सड़कें तथा भव्य अट्टालिकाएँ देखने में अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। भारत का यही नगर सर्वप्रथम विद्युत के प्रकाश से आलोकित हुआ था। असल में हम लोगों ने यहीं सबसे पहले बिजली की रोशनी देखी। मैसूर राज्य के रेजिडेंट यहीं रहते हैं। यहाँ एक छावनी भी है। चंदन इसी प्रदेश से सर्वप्रथम बिक्री के लिए जाता है। यहाँ से कुछ दूर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। माँ आदि ने चेन्नई से बेंगलोर और वहाँ से वापस चेन्नई की यात्रा रेल की प्रथम श्रेणी में की। बेंगलोर से चेन्नई लौटकर वहाँ 1 दिन ठहरने के बाद माँ कोलकाता के लिए रवाना हुई।
मार्ग में वे राजसुंदरी में वहाँ के जज एक दक्षिणी भक्त की अतिथि के रूप में एक दिन ठहरी और गोदावरी में स्नान किया। जज वृद्ध और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने स्वामी निर्मलानंद जी से संस्कृत में सुंदर शास्त्र चर्चा की। राजमुंड्री से माँ पुरी आई और वहाँ 3-4 दिन ठहरने के बाद कोलकाता लौटी। तुलसी महाराज बेंगलोर से कोलकाता तक साथ साथ आए थे। निताई की माँ स्वस्थ हो जाने के कारण माँ के साथ पुरी आई। इस बार माँ पुरी में पहले की भांति क्षेत्रवासियों के मठ में ना रहकर समुद्र के किनारे स्थित राम परिवार के विशाल भवन शशि निकेतन में ठहरी। सुप्रसिद्ध डॉक्टर विपिन बिहारी घोष उन दिनों उसी भवन में निवास कर रहे थे। माँ के कोलकाता लौटने पर इतने दिनों बाद उन्हें पाकर वहाँ के तथा अन्य स्थानों के भक्त उन्हें प्रणाम करने या दीक्षा लेने को आने लगे। बाग बाजार का मकान निरंतर भक्तों के समागम से मुखरित रहने लगा। जलवायु परिवर्तन से माँ के भग्न स्वास्थ्य में किंचित सुधार होने से वे भी पूर्ण उद्यम के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण करने लगी। एक चीज़ देखने में आई है कि जो कोई भी माँ के सानिध्य में आया है, यहाँ तक कि भले ही उसे माँ की वाणी सुनने का भी सौभाग्य ना मिला हो सकता है कि उसे केवल एक बार ही उनके श्री चरणों को स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिला हो। उसकी भी यही कामना होती थी कि वह जन्म जन्म उन्हीं देव दुर्लभ चरणों में पड़ा रहे। यही इच्छा होती थी कि आजीवन उनका दास होकर रहे और सबसे बड़ी आकांक्षा होती थी कि उसे दिन रात उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे। 1318 बंगाब्द 1911 ईस्वी के वैशाखी पूर्णिमा के दिन यह निबंध पूरा हो जाने पर हम बाध्य होकर यहीं विदा ले रहे हैं। माँ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, ठाकुर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ और ठाकुर के भक्तों तथा शिष्यों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के लिए हम लोग यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम ईशावतारम परमेश्वरमिड्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामि।